आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पूरे परिवार का इंतजार करूंगा। जनवरी से दिसंबर तक 2021 का सुपड़ा साहब के लिए तैयार रहिएगा। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सपनों की उड़ान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सपना देखना जरूरी है और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत से उस सपने के पीछे पड़ना जरूरी है। उसी श्रृंखला में दोस्तों आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं दोस्तों इस श्रृंखला में आपके सामने उन्हीं सवालों पर बात करूंगा जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और उसके पास के वो सवाल जो भविष्य में दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके बारे में बातचीत करने वाले। इसके अंदर दोस्तों साइंस भी होगी। अधिकांश सवाल मैं पहले साइंस के ले रहा हूं क्योंकि साइंस दोस्तों एक बड़ा पोर्शन होता है हर एग्जाम के अंदर। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल शंकर कुमार, नागौर, प्रदीप, अभिषेक, कुंजन, कन्हैया, सिद्धि सभी का स्वागत है। बिना समय बर्बाद किए आइए अपनी मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। क्या जो झूठी शान के परिंदे होते हैं वो ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। क्या ये पड़ोसी दोस्तों जो फड़फड़ा रहा है ना, इसको फड़फड़ाने दो। तुम तो बाज की तरह इस मंजिल पर अपनी नजरें बनाए रखो और तुम्हारा एक बार उस मंजिल को नस्ते नाबूद करेगा, इस पहाड़ को रेत के टीले में कन्वर्ट कर देगा। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। तो झूठी शान के परिंदे पड़ोसी फड़फड़ा ले। क्या फड़फड़ा ले। यहां बाज की उड़ान जो है ना, इसकी दोस्तों आवाज नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सफलता शोर नहीं भूचाल लेकर आएगी। याद रखिएगा इस बात को। आइए आगाज करते हैं। हर सवाल किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा या पूछा गया है। देखिए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिना समय बर्बाद किए नोट कीजिएगा। दूध के अंदर बात करें तो जब भी दूध आपको मिले दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया। अगर जब भी बात करो दूध की तो दूध दोस्तों ध्यान रखना, इसे साइंस में क्या कहते हैं, लैक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्ट। तो दूध मापन के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करेंगे। और दूध में कौन सी शर्करा होती है, शर्करा में ध्यान रखना दोस्तों, शर्करा के जो पीछे है साइंस में वो लगा होता है OSE, मतलब कि ओज। क्या होता है, ओज। तो दूध में कौन सी शर्करा होगी, लैक्टोज। कौन सी होगी, लैक्टोज। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे कहते हैं ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। मतलब हमारे खून में कौन सी शर्करा है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज। अगर ये दोस्तों बढ़ गई, क्या अगर ये बढ़ गई तो ये भी ध्यान रखना, अगर ये बढ़ गई तो दोस्तों कौन सा रोग होगा, तो रोग हो जाएगा, लिखना डायबिटीज। कौन सा होगा, डायबिटीज जो रोग है वो इसके बढ़ने पर होगा। और अगर बात करें इसे कंट्रोल करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे कंट्रोल करने के लिए होता है इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन। इन सभी बातों को नोट कीजिए। और इंसुलिन जो है इसका श्रावण कहां से होता है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस ग्रंथि की जो बीटा कोशिका है इसके द्वारा इसका श्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, फ्रक्टोज। ये जो फ्रक्टोज है दोस्तों, ये इसे कहते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं, जो फ्रूट शुगर होती है इसे दोस्तों कहा जाता है फ्रक्टोज। फलों के अंदर जो शुगर होती है। और सुक्रोज की बात करूं तो इसे कहते हैं टेबल शुगर। मतलब दोस्तों जो आपकी टेबल पर जो चीनी है ना, उसे क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है। तो ग्लूकोज, ब्लड शुगर, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर और दूध की शर्करा लैक्टोज, और दोस्तों सुक्रोज कहलाता है टेबल शुगर। एक सवाल आप बताइएगा, जो
गैलेक्टोज है। क्या जो गैलेक्टोज है इसका दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। असंगत को पहचानिए, सवाल दोस्तों किस एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। मुद्रा राक्षस वरामीर, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, मृच्छकटिकम शूद्रक, कादंबरी बाणभट्ट। अगर मैं आपसे पूछूं जो कादंबरी है दोस्तों वो किसकी पुस्तक है, बाणभट्ट की। और बाणभट्ट ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी है, हर्षचरित। कौन सी, हर्षचरित है। और ये किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दोस्तों दरबार में। अगर आपसे पूछे शूद्रक की पुस्तक कौन सी है, मृच्छकटिकम है, आप सभी जानते हैं। अश्वघोष की दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र। ये अश्वघोष कौन है, चौथी बौद्ध संगति के दोस्तों उपाध्यक्ष। क्या है, चौथी जो बौद्ध संगति थे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। कहां पर होती है, कुंडलवन कश्मीर। कहां दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। और किसके समय ये हुई थी, तो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ये हुई थी कनिष्क के समय। किसके, जो कुषाण शासक है कनिष्क के समय इसका आयोजन किया गया। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष। अगर बात करें मुद्रा राक्षस, बरामीर की नहीं है दोस्तों, ये जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस ये लिखना विशाख दत्त। किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है। और अगर मैं आपसे पूछूं बरामीर की पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों वृद्ध संहिता। क्या है, वृद्ध संहिता जो है ये नोट कर लीजिए, किसकी पुस्तक है, बरामीर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल आया था कि मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी पुस्तक है। मैंने उसके साथ में 5-6 सवाल और दोस्तों जोड़ दिए। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बरामीर की वृद्ध संहिता, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, मृच्छकटिकम शूद्रक, कादंबरी बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे, बाणभट्ट थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और लिख लीजिए जो गैलेक्टोज है ना इसे कहते हैं दोस्तों ब्रेन शुगर। क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है, गैलेक्टोज को दोस्तों कहा जाता है। तो नोट कर लेना, ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, गैलेक्टोज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है। देखिए बात करूं हैंसन रोग तो आप सभी जानते हो हैंसन रोग किसे कहते हैं, लेप्रोसी। किसे दोस्तों, लेप्रोसी। या फिर जो कुष्ठ रोग है इसे कहते हैं हैंस रोग। अगर बात करें टिटेनस, इसे दोस्तों कौन सा रोग कहते हैं, इसे कहते हैं धनुष टंकार। क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग। और दोस्तों इसे लोक जो भी कहते हैं। क्या, इसमें जो जबड़ा है दोस्तों ये बंद होता है, इसीलिए इसको लोक जो रोग भी कहा जाता है। रेबीज की बात करो तो रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। अगला दोस्तों प्लेग, इसे कहते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं, काली मौत जो है वो दोस्तों इसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे ऑप्शन नंबर 1 कुष्ठ रोग जो है इसे दोस्तों कौन सा रोग कहते हैं, हैंसन रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग की अगर बात करो किससे होता है तो लिखना कुष्ठ रोग जो है ये होता है जीवाणु। किससे होता है, जीवाणु। टिटेनस जो है दोस्तों ये भी किससे होता है, जीवाणु। किससे होता है, जीवाणु। अगर बात करें रेबीज तो ध्यान रखिएगा रेबीज दोस्तों होता है वायरस। किससे होता है, वायरस से होता है रेबीज। और प्लेग किससे होता है, प्लेग होता है दोस्तों जीवाणु। किससे होता है, जीवाणु। तो सवाल पूछा गया है कि जो प्लेग है उसे किस नाम से जानते हैं, काली मौत के नाम से जानते हैं प्लेग को। रेबीज को हाइड्रोफोबिया, अगर पूछे टिटेनस को धनुष टंकार रोग, अगर पूछे कुष्ठ रोग इसे दोस्तों हैंसन रोग भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि कुष्ठ रोग जीवाणु से है, रेबीज रोग दोस्तों किससे, वायरस से। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में छापिए। और यह सवाल दोस्तों कितनी बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है कि इमारतों का जो कुष्ठ रोग है वो किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत को पहचानिए।
देखिए एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर। देखिए बात करूं दोस्तों एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये तो केरल के अंदर है। एक और लिखिए साइलेंट वैली, कौन सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेपर में सवाल यही पूछा गया था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, तो नोट करना मध्य प्रदेश है। वैसे दोस्तों कान्हा और पन्ना ये भी कहां पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान ये भी ध्यान रखना दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? जिम कार्बेट है। इसी का दोस्तों नया नाम क्या है? इसी का नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ में दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क अगर मैं आपसे पूछूं, और फूलों की घाटी, क्या फूलों की घाटी, और दोस्तों नंदा देवी, ये सब की सब कहां पर है? तो भी ध्यान रखिएगा ये सब की सब दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। देखो कितनी बारीक गलती है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये जो मौलिंग है ना दोस्तों, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश है। और दोस्तों असम के अंदर अगर आपसे पूछे, महत्वपूर्ण आप नोट कर लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी कोई भी एग्जाम हो, ये असम के राष्ट्रीय उद्यान आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। लिखना मानस राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? मानस है। एक लिखना दोस्तों मानस हो गया काजीरंगा, कौन सा? काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडों के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, मानस काजीरंगा अगर पूछे आपसे दोस्तों नामेरी, कौन सा है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? ओरांग। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लिख लीजिए देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर पूछे आपसे ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम के अंदर स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा फेमस है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, क्या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में वीडियो के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया। देखो सवाल पूछा कौन सा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों कहां है? मध्य प्रदेश में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो अति महत्वपूर्ण है, ये भी दोस्तों कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये थोड़ा लिख लीजिए, मानस काजीरंगा नामेरी ओरांग रायमोना और देहिंग पटकई असम के अंदर है। और दोस्तों जिम कार्बेट राजाजी फूलों की घाटी नंदा देवी जो है उत्तराखंड के अंदर है। और दोस्तों कान्हा पन्ना कूनो जो है ये मध्य प्रदेश में। और दोस्तों एराविकुलम और साइलेंट वैली जो है ये केरल में। एक सवाल और पूछा गया और देखो कितना बढ़िया सवाल, ये दोस्तों ध्यान रखना ये वापस रिपीट होने वाले अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये आप नोट कीजिएगा। ये अभी दोस्तों सवाल पूछा गया अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये पूछा गया कहां पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इमारतों का जो कुष्ठ रोग है वो एसिड रेन, किसे कहते हैं दोस्तों? अम्लीय वर्षा को कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। अगर बात करो अम्लीय वर्षा, इसका पीएच मान कितना होता है? लिख लो दोस्तों, इसका पीएच मान होता है 5.4। क्या होता है? 5.4। और अगर पूछे आपसे कौन से दो अम्ल, तो लिखना सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक लिखिए दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक लिखिए नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को मिला के बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन दोस्तों। और इसका जो पीएच मान है वो होता है 5.4। इमारतों को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इमारतों का कुष्ठ रोग जो है वो इसे दोस्तों कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आंसर क्या है इसका? मौलिंग। सवाल ये पूछा
पूछा गया अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, लिख लो, ये बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। कर्नाटक के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ऊंचाई को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि जो ऊंचाई है इसे मापने में किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, अल्टीमीटर का करते हैं, वेरोमीटर करते हैं, एनीमोमीटर करते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो वो है अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। हाइग्रोमीटर जो है लिखना दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए, किसके लिए? आर्द्रता जो है इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों इसका जो उपयोग है वो नोट कर लीजिए, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर है। अगर पूछे आपसे दाब मापने के लिए बैरोमीटर। किसका? बैरोमीटर। अगर पूछे आपसे हवा दोस्तों इसकी स्पीड को मापने के लिए एनीमोमीटर। किसका? एनीमोमीटर, हवा की स्पीड। और दोस्तों इस फिग्नोमीटर इसका जो उपयोग है वो होता है दोस्तों लिखना रक्त दाब। किसको? जो ब्लड प्रेशर है इसको मापने के लिए इस फिग्नोमीटर है। तो ध्यान रखना, आर्द्रता के लिए रसगुल्ला हाइग्रोमीटर, दाब के लिए मेरे दोस्त बैरोमीटर, हवा के लिए एनीमोमीटर, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, और दोस्तों इस फिग्नोमीटर किसके लिए? रक्त दाब के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत को पहचानिए। देखो दीपोर बील मणिपुर, अष्टमुदी केरल, नल सरोवर गुजरात, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। पेपर में सवाल दोस्तों कौन सा आया कि जो अष्टमुदी झील है वो कहां पर स्थित है? मैंने दोस्तों इस सवाल को और नए रूप में आपके सामने पेश कर दिया। देखो दीपोर बील जो है ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये मणिपुर में नहीं है, लिखना दीपोर बील। दीपोर बील जो है ये दोस्तों कहां स्थित है? असम। कहां स्थित है? असम। ये सबकी सब दोस्तों लिखना आर्द्र भूमि है। क्या है? आर्द्र भूमि, जिन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दोस्तों 47 है। दीपोर बील कहां पर है? तो लिखना ये दोस्तों असम में। अगर बात करें मणिपुर में कौन सी है तो लिखना लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील जो है ये दोस्तों मणिपुर में है। और मणिपुर में ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ। कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोस्तों कहां स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। अगर बात करें दोस्तों अष्टमुदी तो लिखना दोस्तों ये केरल के अंदर है। और बैम्गनाद, ये दोनों की दोनों, बैम्गनाद जो है दोस्तों ये भी कहां स्थित है? ये भी केरल में स्थित है। तो अष्टमुदी केरल। अगर पूछे बैम्गनाद ये भी दोस्तों केरल में। नल सरोवर ये लिखना दोस्तों कहां है? गुजरात के अंदर है नल सरोवर। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश है। सुबह वाली क्लास में दोस्तों डिस्कस किया था हमने कि रेणुका जो झील है इसके अलावा धौला सिद्ध, ये दोनों परियोजनाएं अभी हाल ही में मोदी जी ने दोस्तों कहां स्टार्ट की थी? ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दीपोर बील मणिपुर के अंदर नहीं है। दीपोर बील दोस्तों कहां स्थित है? ये लिख लेना आप सभी, असम के अंदर स्थित है। और भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में दोस्तों वर्तमान में 47 रामसर साइट है। और ये रामसर जो स्थान है ये ईरान के अंदर स्थित है। और 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थान पर एक कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसीलिए दोस्तों 2 फरवरी को कौन सा दिवस है? वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस है। और अगर आपसे पूछे सन 2021 आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है तो लिखना वेटलैंड एंड वाटर। क्या? वेटलैंड एंड वाटर जो है ये दोस्तों इसकी थीम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और भारत में टोटल 47 दोस्तों रामसर साइट है। 47वीं कौन सी है तो लिखना नवीनतम है दोस्तों हैदरपुर। कौन सी है? हैदरपुर जो है जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है ये दोस्तों नवीनतम रामसर साइट है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल कि पक्षियों
पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये सवाल आते हैं दोस्तों कि स्टडी ऑफ बर्ड क्या है, स्टडी ऑफ दोस्तों बोन क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर क्या है, स्टडी ऑफ दोस्तों सेल क्या है, ऐसे सवाल आते हैं। अब देखिए पक्षियों का अध्ययन, दोस्तों पक्षी का ध्यान रखना, उड़निथोलॉजी, क्या उड़ना, क्या पक्षियों का मतलब दोस्तों उड़ना, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए पक्षी का दोस्तों मतलब क्या है, जो पक्षियों है इसका संबंध किससे होगा, उड़ना, किससे, उड़ना, तो उड़ना से ध्यान रखना दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, क्या उड़निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। लेकिन बात करें साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी लिखना दोस्तों ये कहलाता है कोशिका का अध्ययन, क्या कोशिका का जो अध्ययन है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन ऑन्कोलॉजी, तो ये ध्यान रखना दोस्तों ऑन्कोलॉजी जो है ये कहलाता है कैंसर का अध्ययन। किसका आंसर है, कैंसर का जो अध्ययन है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑन्कोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी याद करो किसने दोस्तों माइका समझाया अपना, ये ध्यान रखना कवक ने, फंगस ही फंगस है, कवक ने दोस्तों भारत को अपना माइका समझाए, क्या अपना माइका समझाए, तो जो कवक है, जो फंगस है दोस्तों इसका जो अध्ययन है वो तो कहलाता है माइकोलॉजी। अगर बात करें दोस्तों कवक का तो हो गया माइकोलॉजी, और शैवाल का जो अध्ययन है ये कहलाता है फाइकोलॉजी, क्या फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन ध्यान रखना फाइकोलॉजी। और अगर पूछे आपसे जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या जीवाश्म का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना पैलियंटोलॉजी, क्या पैलियंटोलॉजी जो है ये दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। एक सवाल तुम बताओ सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या सिक्कों का जो अध्ययन है ये दोस्तों क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। और अगर आपसे पूछे दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या शिलालेख जो है इसका अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन ये बड़ा महत्वपूर्ण है और थोड़ा दोस्तों क्या है, थोड़ा टफ भी है, और ये हिस्ट्री और आपके दोस्तों स्टैटिक जीके दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो अगर पूछे शिलालेखों का अध्ययन तो लिखना एपिग्राफी, क्या कहलाता है, एपिग्राफी जो है ये दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछे सिक्कों का अध्ययन है न्यूमेटेमिक्स, बिल्कुल एकदम सही है, ये थोड़ा लिख लो इसको, ये थोड़ा नया सवाल होगा। अगर पूछे न्यूमिस्मेटिक्स दोस्तों, तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये अगर आपसे पूछे किसका अध्ययन है तो ध्यान रखना दोस्तों स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक है। और दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, दोस्तों कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और दोस्तों ध्यान रखना जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए असंगत को पहचानिए। पेपर में सवाल पूछा गया दोस्तों ये सांची का जो स्तूप है, ये सांची का स्तूप किसने बनवाया। मैंने 3 और सवाल दिए जो अति महत्वपूर्ण है। सांची का स्तूप कहां स्थित है, तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों स्थित है। बुलंद दरवाजा ये आप सभी को पता है, फतेहपुर सीकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश का, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये लिखिए दोस्तों कहां स्थित है, राजस्थान अजमेर में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और कोणार्क मंदिर ये लिख लीजिए दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्थित है कोणार्क मंदिर, कहां है, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क। अब पढ़ते हैं सवाल को, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किसने बनवाया, सम्राट अशोक। एकदम ठीक बात है, यही दोस्तों पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो बुलंद दरवाजा दोस्तों अकबर ने बनवाया था, ये भी ठीक है। और किसके लिए बनवाया था, लिखना गुजरात विजय के बाद, क्या गुजरात विजय के बाद में बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों संस्कृत पाठशाला के स्थान पर, किसके स्थान पर, संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसका निर्माण कराया दोस्तों, तो ध्यान रखना अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान अजमेर में करवाया।
कोणार्क मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट ने नहीं करवाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोणार्क जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वो कराया गया दोस्तों नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? गंग वंश के। किस वंश के? गंग वंश के नरसिंह देव जो फर्स्ट हैं इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और कोणार्क मंदिर को ही दोस्तों क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो लिखना दोस्तों, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है। कहां? उड़ीसा में भगवान सूर्य का मंदिर है, सन टेंपल। क्या? सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, इसे कहते हैं दोस्तों ब्लैक पैगोडा। किस वंश ने? गंग वंश ने बनवाया। अगर पूछे गंग वंश के किस शासक ने? नरसिंह देव फर्स्ट ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया। राजराज जो फर्स्ट है इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? तो लिख लो, राजराज फर्स्ट के द्वारा दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है। और अगर आपसे पूछे ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहां स्थित है? तो लिखना दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। कौन से शासक हैं? चोल शासक। कौन से? चोल शासक है। और इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? बिग चोला टेंपल। क्या दोस्तों? इस मंदिर का नाम लिखिएगा, बिग चोला टेंपल। किस मंदिर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट के द्वारा तमिलनाडु के अंदर हुआ दोस्तों, चोल शासक जो है ये दोस्तों इसके द्वारा बनवाया गया। और मैं अगर पूछूं आपसे बिग चोला टेंपल के नाम से कौन सा मंदिर फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर फेमस है। एक और सवाल जो अति महत्वपूर्ण है कि जो एक कोणार्क मंदिर है ये दोस्तों भारत का पहला मंदिर है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। क्या? भारत का दोस्तों पहला मंदिर, नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला मंदिर जो पूरी तरह 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है, तो अगर आपसे पूछ ले 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर, तो भी ध्यान रखिएगा कोणार्क मंदिर दोस्तों जो कहां स्थित है? आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चलो दोस्तों एक सवाल और लिख देता हूं, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर पूछा जाए आपसे कि जो एलोरा दोस्तों, क्या एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, क्या है? कैलाश मंदिर है, इसका जो निर्माण है वो दोस्तों पहली बात तो बताना आप किस वंश ने करवाया। दूसरी बात दोस्तों शासक का नाम क्या है? क्या शासक का नाम क्या है? तीसरी बात कहां स्थित है? और चौथी बात दोस्तों इसकी खास विशेषता क्या है? चारों बातें पता होनी चाहिए। एलोरा के कैलाश मंदिर। और एक लिख लीजिए दोस्तों, यहां पर एक सवाल और छाप लीजिए और वो है दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी, अगर पूछे खजुराहो का मंदिर, किसका? खजुराहो का जो मंदिर है पहली बात तो कहां स्थित है? दूसरी बात दोस्तों इसका निर्माण किस वंश ने कराया? और तीसरी बात इसकी खास विशेषता क्या है? अगर बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर, इसका जो निर्माण है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया? तो अगर पूछे निर्माण, अगर वंश पूछे तो शासक तो कृष्ण फर्स्ट। कौन है? कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां? महाराष्ट्र में। अगर पूछे आपसे शासक कौन थे दोस्तों, वो तो हो गए कृष्ण फर्स्ट। कौन है? कृष्ण फर्स्ट इसके शासक है। कौन सा वंश है? तो वंश ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वंश है पल्लव वंश। कौन सा है? अगर आपसे पूछे कौन सा वंश है तो ध्यान रखना राष्ट्रकूट वंश है। कौन सा वंश है दोस्तों? ये गलती से लिखा है राष्ट्रकूट लिखना। क्या है? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने महाराष्ट्र में एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर, और इसकी सबसे खास विशेषता है कि दोस्तों इस मंदिर को ऊपर से नीचे तक एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। लिख लो दोस्तों, खास विशेषता कि ऊपर से नीचे, क्या ऊपर से नीचे एक ही पहाड़ी को काटकर तैयार किया गया। क्या काटकर तैयार किया गया? वो मंदिर कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट शासकों में कृष्ण फर्स्ट ने महाराष्ट्र के एलोरा में इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए
खजुराहो का मंदिर दोस्तों कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे वंश कौन सा है? चंदेल शासक। कौन है दोस्तों? चंदेल शासक है। और इसकी खास बात क्या है कि ये पंचायतन शैली में निर्मित, किसमें? पंचायत शैली में। और यहां का बड़ा फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। किसका? कंदरिया महादेव का मंदिर। ये बड़ा फेमस मंदिर है जो खजुराहो के अंदर दोस्तों स्थित है। क्या? खजुराहो के अंदर पंचायतन शैली। दोस्तों चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश में पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें फेमस मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोटीन किसका बहुलक है? देखिए ये सवाल दोस्तों पूछा गया रेलवे एनटीपीसी के अंदर कि प्रोटीन किसका बहुलक है। आप सभी को पता है कि जो प्रोटीन है ये दोस्तों किसका बहुलक है? प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड का बहुलक है। किसका है? एमिनो एसिड का दोस्तों बहुलक है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे कहते हैं दोस्तों प्रोटीन। अगर एमिनो एसिड प्रोटीन की बात करूं तो ध्यान रखना इसका तो आंसर हो गया एमिनो एसिड। देखो एथीन का बहुलक पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन जो है ये दोस्तों किसका बहुलक है? एथीन का। न्यूक्लियोटाइड, ये खतरनाक सवाल है जो दोस्तों इस सवाल के लपेटे में आ गया। क्या? इस सवाल के लपेटे में खतरनाक सवाल आ गया है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक किसे कहते हैं? तो लिखना दोस्तों न्यूक्लियोटाइड का जो बहुलक है वो कहलाता है डीएनए। कौन है? डीएनए जो है ये किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज। क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों डीएनए जो है, क्या डीएनए जो है इसका जो हेलिक्स मॉडल है, हेलिक्स मॉडल का मतलब दोस्तों ये इस प्रकार का जो मॉडल है हेलिक्स मॉडल है, किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने इसका दोस्तों हेलिक्स मॉडल दिया था। तो अगर पूछे आपसे न्यूक्लियोटाइड किसका बहुलक है? दोस्तों न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक डीएनए है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दोस्तों इसका जो हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि दोस्तों इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, क्या कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके अंदर एक तो होता है एडिनिन। कौन सा होता है? एडिनिन। एक होता है दोस्तों लिखना ग्वानिन। कौन सा? ग्वानिन। एक होता है दोस्तों थाइमिन। कौन सा है? थाइमिन। और एक होता है साइटोसिन। कौन सा है? साइटोसिन। तो अगर आपसे पूछे जाए डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 4 दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब देखिए पेपर वाला क्या करता है, बहुत होशियार है दोस्तों पेपर वाला। पेपर वाला पूछता है आपसे कि जो एडिनिन है, क्या जो एडिनिन है वो दोस्तों थाइमीन के साथ, क्या एडिनिन जो है ये थाइमीन के साथ कौन सा बंध बनाता है? तो लिखना डबल बॉन्ड। कौन सा? द्विबंध। ध्यान रखिएगा एडिनिन थाइमीन के साथ में डबल बॉन्ड दोस्तों बनाता है। और अगर पूछे आपसे कि जो साइटोसिन है, क्या जो साइटोसिन है दोस्तों, ये साइटोसिन जो है अगर पूछा जाए आपसे ये दोस्तों ग्वानिन के साथ, किसके साथ में? ग्वानिन के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, त्रिबंध दोस्तों बनाता है। और अगर पूछे आरएनए में इनमें से कौन सा नहीं होता और कौन सा होता है, देखिए सवाल क्या पूछा गया, आरएनए जो है, क्या जो आरएनए है दोस्तों इसमें पहली बात तो कौन सा नाइट्रोजन क्षारक, कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता, और दूसरा दोस्तों कौन सा इसकी जगह होता है, क्या कौन सा इसकी जगह होता है। और अगर पूछा जाए आपसे
कि दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता और कौन सा होता है। इतने में पीछे वाला एक बार फिर बताऊं आपको, देखिए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक डीएनए कहलाता है। क्या? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसका जो हेलिक्स मॉडल है, जो ये द्विकुंडलित मॉडल है दोस्तों, ये किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया था। अगर पूछे आपसे कि जो नाइट्रोजन क्षारक हैं इसमें वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जो है वो इसमें दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक हैं। अगर पूछूं मैं आपसे एडेनिन थाइमिन के साथ में, तो ध्यान रखिए डबल बॉन्ड से, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ये दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड से। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आरएनए है दोस्तों, इस आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? यूरेसिल। कौन सा होता है? यूरेसिल। और किसके स्थान पर होता है? थाइमीन के स्थान पर होता है। तो आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है, इसके स्थान पर नोट कर लेना यूरेसिल दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन, असंगत को पहचानिए। चलिए दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल ये जो पेपर है ना, इसमें दो क्वेश्चन आए। कौन कौन से आए? ये वाला प्रश्न आया कलरव। कौन सा? कलरव। और एक दोस्तों क्वेश्चन आया चिरौ। क्या है? चिरौ। तो ध्यान रखिएगा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा, कलरव फेस्टिवल बिहार, कालबेलिया नृत्य दोस्तों राजस्थान, और चिरौ फेस्टिवल जो है वो दोस्तों मणिपुर। चलिए बात करते हैं सिग्मो फेस्टिवल गोवा। एकदम सही आंसर है, अच्छे से नोट कर लीजिए। सिग्मो जो फेस्टिवल है वो दोस्तों गोवा के अंदर मनाया जाता है। और यहीं पर नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल जो 44 है, जो समान सिविल संहिता है, वो भारत के किस राज्य में लागू है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों गोवा के अंदर लागू है। और गोवा को किससे भारत ने आजाद करवाया? पुर्तगाल से दोस्तों आजाद कराया। और वो दिन कौन सा था जिस दिन दोस्तों, कौन सा, अगर मैं पूछूं गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया गया, और गोवा को दोस्तों कब नया राज्य घोषित किया गया? तो पुर्तगाल से आजाद 1961 में करवाया। कब करवाया? 1961 में। और अगर पूछे कब इसे नया राज्य घोषित कर दिया? 1987 में घोषित कर दिया। तो गोवा को किससे? पुर्तगाल से आजाद 1961 में करवाया गया। और ध्यान रखिएगा कब दोस्तों इसे नया राज्य? 1987 में इसे नया राज्य घोषित किया। अगला क्वेश्चन, कलरव दोस्तों ये अगर आपसे पूछे क्या है, तो कलरव दोस्तों एक पक्षी उत्सव है। क्या है? पक्षी उत्सव है। कहां का? बिहार का। यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया कि दोस्तों कलरव का संबंध किससे है? तो कलरव का संबंध है बिहार से। यह दोस्तों क्या है? पक्षी उत्सव है। कालबेलिया डांस कहां का है? राजस्थान का दोस्तों डांस है, कालबेलिया डांस है। चिरौ की बात करें, यह दोस्तों मणिपुर, जो कि गलत है, आप सभी जानते हो, मणिपुर में नहीं है। चिरौ डांस को बोलते हैं बंबू डांस। क्या बोलते हैं? बंबू डांस है। और ये मैंने आपको बताया भी था, और ये बहुत बार दोस्तों पेपर में घूम के भी आया है। मणिपुर में कौन सा डांस है? तो मणिपुर में लिखना थांगटा। कौन सा है? थांगटा जो है ये दोस्तों कहां का डांस है? मणिपुर। कहां का? मणिपुर का है थांगटा। और मिजोरम का दोस्तों कौन सा है? मिजोरम का ध्यान रखिएगा चिरौ है। और अगर आपसे पूछे इस चिरौ को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को बंबू डांस भी, बांस नृत्य भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो चिरौ डांस है वो किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा मिजोरम राज्य का है दोस्तों, और इसे ही बंबू डांस कहते हैं। मणिपुर की बात करूं तो ये दोस्तों ध्यान रखना थांगटा जो है वो मणिपुर का मार्शल आर्ट। क्या है? थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट। अब देखिए अगर आपसे पूछे मलखंब, क्या?
मलखंभ, या दोस्तों आपसे पूछे इसके स्थान पर कलारी पट्टू, क्या कलारी पट्टू, या दोस्तों आपसे पूछ ले कि दोस्तों थांगटा, क्या पूछे थांगटा। ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों मार्शल आर्ट के प्रकार है, किसके मार्शल आर्ट के प्रकार हैं, जो कि मणिपुर में दोस्तों क्या कहलाता है, मणिपुर में लिख लीजिए थांगटा, क्या मणिपुर में मार्शल आर्ट डांस को थांगटा कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों कलारी पट्टू, ये लिखिए केरल में, क्या केरल में दोस्तों जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है कलारी पट्टू। और अगर पूछे मलखंभ, ये दोस्तों मध्य प्रदेश, कहां है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों मलखंभ, क्या है मलखंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, क्या कौन सा अम्ल मिलता है। ये दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न। चींटी का जो डंक होता है ना, वो काटती है दोस्तों, थोड़ा दर्द होता है, क्या थोड़ा दर्द होता है, वो लिख लीजिए, वो तो दोस्तों होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में होता है। अगर बात करें एसिटिक अम्ल, ये लिखना दोस्तों सिरका, क्या सिरका जो है वो ध्यान रखना एसिटिक अम्ल है, जिसे विनीगर कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे विनीगर कहते हैं, ध्यान रखिए सिरका दोस्तों एसिटिक अम्ल। अगर बात करें सिट्रिक अम्ल, अगर दोस्तों आपसे पूछो सिट्रिक अम्ल जो है ये दोस्तों खट्टे पदार्थ, क्या खट्टे पदार्थों में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड दोस्तों होता है। अगर पूछे मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल लिखना दोस्तों सेब, किसमें होता है, जो सेब है उसमें कौन सा अम्ल है, मैलिक है। अगर मैं पूछ लूं ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल, या दोस्तों मैं पूछूं आपसे टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल, तो देखिए एसिटिक अम्ल तो हो गया सिरका, किसमें हो गया सिरका, या दोस्तों विनीगर इसको कहा जाता है। अगर पूछे सिट्रिक अम्ल, ये लिखना दोस्तों नींबू, क्या नींबू लिख लीजिए, सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, नींबू मान लीजिए, है ना। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, और जो मैलिक अम्ल दोस्तों ये ध्यान रखिए सेब में होता है, किसमें सेब में होता है। ऑक्जेलिक जो अम्ल है ये दोस्तों लिखिए टमाटर, किसमें होता है, टमाटर में नोट करना ऑक्जेलिक अम्ल। और टार्टरिक जो अम्ल है ये लिखना दोस्तों जो इमली है आपकी, क्या जो इमली है इसमें होता है, ध्यान रखना टार्टरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत को पहचानिए। मैं चाहता तो दोस्तों यहां पर केवल आपको ये सीधा सीधा वर्ष लिखता, क्या सीधा वर्ष लिखता, लेकिन पेपर में दोस्तों क्या हुआ, पेपर में नाबार्ड की और दोस्तों डीआरडीओ इनकी डेट पूछी गई। कैसे, डीआरडीओ में दोस्तों ऑप्शन कैसे थे, 1 जनवरी 1958, क्या 1 जनवरी 1958, 1 अप्रैल 1958, मतलब दोस्तों उसने ये वाला जो डेट है ना वो चेंज किया, किसमें, इस डीआरडीओ के अंदर। भविष्य में मेरी जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी में दोस्तों मैं आपको जितनी भी महत्वपूर्ण डेट है सारी डेट नोट करा दूंगा। नाबार्ड की बात करें 12 अप्रैल 1982, आरबीआई की बात करें 1 अप्रैल 1935, इसरो की बात करें 15 अगस्त 1969, और डीआरडीओ की बात करो 1 जनवरी 1958। देखिए थोड़ी सी गलती है दोस्तों, और वो किसके अंदर है, डीआरडीओ तो 1 जनवरी 1958 ही है, इसका मुख्यालय आप जानते हो दिल्ली के अंदर दोस्तों, और सतीश रेड्डी ध्यान रखना इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो की बात करें 15 अगस्त 1969, अगर दोस्तों पूछा जाए बंगलुरु, क्या बंगलुरु की बात करें इसमें मुख्यालय है, के सिवान दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर पूछे आरबीआई 1 अप्रैल 1935 है। अगर मैं पूछूं वर्तमान में मुख्यालय कहां दोस्तों, मुंबई के अंदर है, और वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर है। नाबार्ड की बात करें 12 अप्रैल 1982, नहीं दोस्तों ये 12 अप्रैल नहीं है, 12 जुलाई 1982 को नोट कीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना होती है किस समिति की सिफारिश पर, नोट कर लीजिए, शिव रमन समिति की सिफारिश पर, किस
किस पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना होती है? नाबार्ड की दोस्तों स्थापना होती है। अगर बात करें नाबार्ड का मुख्यालय कहां है, तो दोस्त ध्यान रखना नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और अगर भाई बात करूं मैं नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है, तो लिखना गोविंद चिंतालू जो है दोस्तों, ये वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 नाबार्ड। इसका गलत ऑप्शन है। नाबार्ड के बारे में सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको दी है। शक्तिकांत दास जो है ये भारत के दोस्तों 25वें नंबर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई का मापन किसमें किया जाता है? ये एसएससी जीडी क्या हर पेपर में पूछा गया सवाल है कि जो ओजोन परत है इसकी मोटाई का मापन किसमें करते हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों, ये परत कहां पाई जाती है? ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। और भाई इसके ऊपर दोस्तों जो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर दोस्तों समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। हमारा काम यहीं तक पड़ेगा। ऊपर इसके ध्यान रखना मध्य मंडल भी है। क्या मध्य मंडल है? फिर दोस्तों आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे कि मौसम संबंधी जितनी भी दोस्तों घटनाएं होती है, क्या मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो दोस्तों क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। तो छाप लीजिए, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सब की सब कहां पर है? क्षोभ मंडल में। और दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। अगर पूछे आपसे एरोप्लेन जो है दोस्तों ये कहां पर गति करता है, एरोप्लेन दोस्तों किस मंडल में उड़ता है, तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल में उड़ता है। अगर मैं बात करूं इसी दोस्तों समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत मिलती है, इस परत को ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं दोस्तों ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? ओजोन परत या दोस्तों ओजोन मंडल। पहला सवाल तो ये बना कि जो ये ओजोन परत है वो किस मंडल में, तो ध्यान रखिए समताप मंडल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो ओजोन परत है ये किससे संरक्षण करती है, तो नोट कीजिए दोस्तों ओजोन परत जो है ये दोस्तों हमारा जो पराबैंगनी किरण होती है, क्या जो पराबैंगनी किरण होती है इनसे हमारा संरक्षण करती है। कौन? ओजोन किरण। इन किरणों से दोस्तों क्या होता है? इन किरणों से लिखना स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर है? स्किन जो कैंसर है वो दोस्तों इन किरणों से होता है। तो पहला क्वेश्चन किससे संरक्षण? अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे दोस्तों इससे कौन सा कैंसर होता है? स्किन का कैंसर होता है। अब बात करूं मैं आपसे कि जो ओजोन परत है इसके दोस्तों मापन की इकाई क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए डॉप्शन है। एक और अति महत्वपूर्ण सवाल लिखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा ओजोन परत के संरक्षण से। और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल कहां स्थित है? कनाडा के अंदर है मेरे दोस्त। और 16 सितंबर का जो दिन है ये ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो 16 सितंबर 1987 पहला प्रश्न, कनाडा में मॉन्ट्रियल है। दूसरा प्रश्न, ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाते हैं। तीसरा प्रश्न, और ओजोन के मापन की इकाई डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन है। और ओजोन का फॉर्मूला है O3। क्या दोस्तों? O3 जो है वो इसका फॉर्मूला। अब बात करूं प्रकाश वर्ष, किसकी बात करें दोस्तों? प्रकाश वर्ष। लिखना दूरी की इकाई क्या है? दूरी की दोस्तों इकाई है प्रकाश वर्ष। पेपर में जब भी आता है तो दोस्तों ऑप्शन आता है समय की इकाई। किसकी? समय। तो प्रकाश वर्ष जो है ये नोट करना, ये समय की इकाई नहीं
नहीं है, प्रकाश वर्ष दोस्तों ध्यान रखना दूरी की इकाई है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? क्या दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। कौन सी दोस्तों? पारसेक जो है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई। मैक की बात करो तो दोस्तों साउंड की जो स्पीड है ना वो कहलाती है मैक। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे मैक क्या है तो मैक दोस्तों लिखिएगा, मैक जो है ये है साउंड की स्पीड। क्या? साउंड की जो स्पीड है उसे कहते हैं दोस्तों मैक। ध्वनि की गति मैंने आपको बहुत बार दोस्तों पढ़ाया हुआ है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल, कैसी? सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो दोस्तों 5 मैक तक की उसकी स्पीड है। 5 मैक से ऊपर वाली हाइपरसोनिक है दोस्तों, 1 मैक से कम वाली सब सोनिक है। तो साउंड की जो स्पीड है वो ध्यान रखना दोस्तों कौन सी है? मैक। पास्कल जो है कंफ्यूज मत होना, इसीलिए ऑप्शन दिया है। पारसेक दूरी की इकाई, किसकी है? दूरी। और पास्कल दोस्तों दाब की। के लिखिएगा, पास्कल जो है ये थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। पास्कल किसकी इकाई है? प्रेशर दोस्तों दाब की इकाई है पास्कल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंगत को पहचानिए। आईसीसी का मुख्यालय दुबई के अंदर है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का ल्यूसाने में है, फीफा का दोस्तों ज्यूरिख में है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जकार्ता में। पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दुबई कहां स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ल्यूसाने दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ज्यूरिख जो है ये भी ध्यान रखना स्विट्जरलैंड के अंदर। और जकार्ता दोस्तों कहां स्थित है? जकार्ता जो है इंडोनेशिया के अंदर है। अगर बात करें आईसीसी, इसका मुख्यालय दुबई में है और आप सभी को पता है कि दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले जो है वो दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ तो ध्यान रखिए लूसाने में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों छापिएगा थॉमस बोक। कौन है? थॉमस बोक इसके अध्यक्ष हैं। फीफा किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हो दोस्तों फीफा का संबंध किससे? फुटबॉल। किससे? फुटबॉल से। और फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख के अंदर दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर पूछे आपसे इसका अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल, अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ये लिख लो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कोलंबो के अंदर स्थित है। कहां? कोलंबो। और कोलंबो दोस्तों कहां स्थित है? श्रीलंका के अंदर मेरे भाई स्थित है कोलंबो। कौन सा? कोलंबो। एशियन क्रिकेट काउंसिल श्रीलंका के अंदर है। और दोस्तों जकार्ता में किसका मुख्यालय? तो ध्यान रखिएगा जकार्ता के अंदर आसियान जो संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दोस्तों मुख्यालय कहां है? जकार्ता के अंदर स्थित है आसियान का मुख्यालय। जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया की दोस्तों राजधानी। एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो लिख लीजिए दोस्तों जय शाह। कौन है? जय शाह जो है वो दोस्तों ध्यान रखना इसके अध्यक्ष हैं। ये दोस्तों आपके सामने सारी बात है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोस्तों गलत है। अब देखिए एक दो बातें और लिख लीजिए यहां पर। अभी हाल ही में कौन से नंबर का ओलंपिक है? 32वां। कहां हुआ है? टोक्यो में। और 33वां दोस्तों कहां होगा? पेरिस के अंदर। कब होगा दोस्त? 2024 में। अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप है तो फीफा वर्ल्ड कप लिखिएगा दोस्तों 2022। कब? 2022 में कतर दोहा के अंदर नोट करना, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। और दोस्तों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 2023 में इंडिया के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होगा। कहां होगा? इंडिया में इसका आयोजन होगा 2023 के अंदर। काहे की रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है यार, मतलब कोई तुम्हारे लिए कितना भी पसीना बहा ले, रिकॉर्डिंग क्लास है, सामने खड़ा हूं तेरे बिल्कुल यार। मतलब मैं सोचता हूं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक बातें बता दूं, पर आपको क्या है, आपको आदत हो गई दोस्तों बीच में गप्पे लड़ाने। क्या गप्पे लड़ाने की आदत हो गई है? आपको सपना थोड़ी याद है अपने माँ बाप का जो आपने दिखाया था,
और उसमें दोस्तों भागीदार कौन हो गया? मैं हो गया गलती से उसमें भागीदार। और अब तो आप खुद तो भूल गए और मुझे फंसा दिया आपने बीच में ना। खुद तो आप निकल लिए साइड से भागीदार होके नहीं, और फंसा किसको दिया? मेरे को फंसा दिया। अब आपके घर वाले क्या बोलेंगे कि फूल पत्ती वाले तूने कहा था ना सिलेक्शन होगा, करवा अब इसका सिलेक्शन। मैं कहां से करवाऊं सिलेक्शन? वो तो ये डिसाइड करने में लगा हुआ है कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, ये इसने क्या कपड़े पहने, अरे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कौन सा मेरे संग जिंदगी भर रहना है यार? अपना काम निकालो, अपनी क्लास लो, अपना मैटर लो, सिलेक्शन लो और अपने घूमने जाओ, मस्त रहो। क्या दूसरों के उसमें घुस रहे हो? निम्न में से कौन सा प्रोटीन से संबंधित है? एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दोस्तों ये जो क्वासी-ओरकोर और मेरास्मस रोग है इसका संबंध किससे है? एक तो दोस्तों प्रोटीन था, एक आपके ऑप्शन विटामिन था, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। मैंने थोड़ा अच्छा सवाल बनाने के लिए इसको 5 ऑप्शन दिए, फिर दोस्तों नीचे इसमें कूट दिया, ये थोड़ा बढ़िया सवाल लगे। प्रोटीन किसका बहुलक था? मैंने आपको बताया एमिनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। अगर बात करें ओस्टियोमलेशिया, देखिए ओस्टियोमलेशिया का मतलब है हड्डी कमजोर होना। क्या? हड्डी कमजोर होना। ये दोस्तों ध्यान रखना कौन सा रोग है? ओस्टियोमलेशिया। और इसका संबंध है विटामिन डी। किससे दोस्तों? विटामिन जो डी है इसका संबंध लिखिएगा ओस्टियोमलेशिया रोग से। विटामिन डी आपने सुना होगा, विटामिन डी दोस्तों आपने पक्का सुना होगा कि जो विटामिन डी है जैसे कैल्सीफेरोल, क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसकी जो कमी है इससे दोस्तों रोग होता है रिकेट्स। क्या रोग होता है? रिकेट्स, जिसे आप सूखा रोग कहते हो। क्या? सूखा रोग। लेकिन दोस्तों बच्चों में कौन सा रोग है? रिकेट्स। वयस्क में कौन सा रोग है? वयस्क में दोस्तों होता है ओस्टियोमलेशिया। इसका भी अर्थ क्या है? हड्डी का कमजोर होना, इसका भी दोस्तों अर्थ है। अगला क्वेश्चन हीमोफीलिया। एक्चुअली में दोस्तों ये रोग किससे संबंधित हो गया? विटामिन से। हीमोफीलिया जो है नोट करना, इसे दोस्तों कहते हैं शाही रोग। क्या है? शाही रोग। और ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्या जो ब्रिटेन की जो महारानी थी दोस्तों, उन्हें ये रोग हुआ था, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज कहते हैं, शाही रोग कहते हैं। यही दोस्तों अनुवांशिक रोग है। और इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों अगर खून निकलना स्टार्ट हो गया तो खून दोस्तों बंद नहीं होता, इसका जो थक्का है वो नहीं जमता। तो रक्त का जो थक्का है इसे इंग्लिश में ध्यान रखना ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। रक्त का थक्का दोस्तों नहीं जमता किसके अंदर? हीमोफीलिया रोग के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वासी-ओरकोर। ये आप सभी जानते हो दोस्तों, क्वासी-ओरकोर जो है और जो मेरास्मस है ये दोनों रोग किससे संबंधित हैं? प्रोटीन से दोस्तों संबंधित हैं दोनों रोग, क्वासी-ओरकोर और मेरास्मस। डाउन सिंड्रोम की बात करो दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो है ये अगर आपसे पूछे कौन से गुणसूत्र, तो 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। अब देखिए ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी हट गया दोस्तों, और ये भी हट गया। कौन से दो ऑप्शन है? क्वासी-ओरकोर और मेरास्मस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है। अब देखो जब डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ लिया कि 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होगा, तो यहां पर यह भी लिख लीजिए पटाऊ जो सिंड्रोम है, कौन सा? पटाऊ। तो पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की दोस्तों ट्रायोसोमी से होगा। तो 13 को पटाऊं, क्या 13 को पटाऊं? तो ध्यान रखिए पटाऊ सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत को पहचानिए। 4 पुस्तक है, 3 पुस्तक एग्जाम में पूछी गई। क्या इसमें से दोस्तों 3 पुस्तक जो है वो एग्जाम में पूछी गई, एक पुस्तक मैंने आपको अपनी तरफ से और लिख दी है। देखो एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आया था कि ये जो पुस्तक है अंधकार का युग किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों शशि थरूर की पुस्तक है। 13-13-13 सुरूर, किसका?
एन इरा ऑफ डार्कनेस, ज्योति पुंज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नरेंद्र मोदी की पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि हमें एक ही पुस्तक पता है इनकी, वो है एग्जाम वॉरियर। कौन सी है? एग्जाम वॉरियर। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी दो पुस्तक है, ज्योति पुंज और दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम वॉरियर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दी, अरुंधति रॉय, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम ध्यान रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये अरविंद अडिगा नहीं, ये पुस्तक दोस्तों ध्यान रखना अपने दोस्तों दलाई लामा, किसकी पुस्तक है? दलाई लामा की पुस्तक कौन सी है? वो ध्यान रखना, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। कहां रहते हैं ये दलाई लामा? तो लिखिए दोस्तों, ये रहते हैं धर्मशाला। कहां? धर्मशाला। और ये कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये जो अरविंद अडिगा है ना दोस्त, ये अरविंद अडिगा ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। कौन सी है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक, ये ध्यान रखना अरविंद अडिगा की पुस्तक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम को मेरे दोस्त जब गर्म करेंगे, क्या जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम लिखिएगा दोस्तों, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, और कितने पानी के अणु? 2 पानी के अणु दोस्तों इसमें होते हैं, किसमें? कैल्शियम सल्फेट में। तो अगर मैं आपसे पूछूं जिप्सम में कितने पानी के अणु है? 2 पानी के अणु है। अगर मैंने इसको गर्म किया तो पानी दोस्तों उड़ना स्टार्ट होगा। इसी पानी में ध्यान रखना, अगर पानी में से 1.5 अणु पानी का उड़ गया, क्या 1.5 अणु उड़ गया, तो कितने बचेंगे दोस्तों? आधा बचेगा। कितना? आधा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4.12H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट। और आधे अणु को कहते हैं दोस्तों हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट जो है वो आधे अणु को कहा जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है, ये दोस्तों ध्यान रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और अगर टूटी हुई हड्डियां हैं दोस्तों, इन्हें जोड़ने के लिए, क्या टूटी जो हड्डी है इन्हें जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? पीओपी का दोस्तों उपयोग होता है। अब देखो, कॉपर सल्फेट, इसे कहते हैं नीला थोता। क्या अगर आपसे पूछे कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोता दोस्तों कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना दोस्तों, इसे कहते हैं भुजा हुआ चूना। क्या भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लिखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा। किसका? खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट दोस्तों ध्यान रखना, ये होता है धोने का सोडा। किसका? जो धावन सोडा है, वॉशिंग पाउडर, ये दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है। और अगर पूछे आपसे खाने का सोडा, तो ये ध्यान रखना दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। कॉपर सल्फेट नीला थोता है। अगर पूछे आपसे जिप्सम से दोस्तों किसका निर्माण? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण है। और मैं अगर आपसे पूछ लूं, क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि पीओपी में दोस्तों कितने पानी के अणु हैं, तो ध्यान रखना आधा पानी का दोस्तों अणु है। अगला क्वेश्चन, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए, गांधी इरविन समझौता पहला ऑप्शन है। स्वराज पार्टी दोस्तों, लाल किला मुकदमा, स्वराज पार्टी और गदर पार्टी, 4 ऑप्शन है।
काल क्रम के अनुसार इन्हें दोस्तों हमें लगाना है। देखिए सवाल तो सीधा पूछा गया था दोस्तों, क्या सवाल सीधा था कि गांधी जो इरविन समझौता है ये दोस्तों कब हुआ, ये सवाल जो है वो दोस्तों पेपर के अंदर पूछा गया। गांधी इरविन समझौता, ये ध्यान रखिएगा, ये घटना है 5 मार्च 1931। किसकी है? 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। और याद होगा दोस्तों आपको जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दोस्तों साथ में आपके कौन सी घटना होती है दोस्तों, आपके जो दांडी यात्रा है वो स्टार्ट होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। फिर इसके बाद में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में आपके भगत सिंह, सुखदेव और दोस्तों किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। कराची अधिवेशन 1931 में होता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद में दोस्तों स्वराज पार्टी कब बनती है? 1923 में बनती है। किसके द्वारा बनाई गई? तो आप सभी को पता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई। अगर बात करें गदर पार्टी, इसका निर्माण 1913 में हुआ। कहां पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका निर्माण हुआ है। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। किसने इसका निर्माण किया? लाला हरदयाल। किसने दोस्तों? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा। कौन है? सोहन सिंह भागड़ा और लाला हरदयाल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, गदर पार्टी का निर्माण कहां हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ दोस्तों, 1913 के अंदर किया गया। अगर पूछे स्वराज पार्टी 1923 में, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। अगर पूछे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के खिलाफ, नोट करना, यह मुकदमा किसके खिलाफ चला था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज दोस्तों, इसके खिलाफ जो मुकदमा है वो दोस्तों कौन सा है? वो ध्यान रखना, लाल किला। बड़ा अच्छा सवाल है ये दोस्तों, लाल किला मुकदमा किसके खिलाफ? आजाद हिंद जो फौज थी ना, इसके दोस्तों, इसके जो आपके इसके लोगों को पकड़ करके दोस्तों जो आपके केस लगाया गया उसका नाम था लाल किला मुकदमा। कौन सा? लाल किला मुकदमा। और ये जो घटना है दोस्तों, ये घटना है 1945। कब की घटना है? 1945 दोस्तों। तब की घटना कौन सी है? लाल किला मुकदमा। आइए देखते हैं पहली घटना कौन सी है? गदर पार्टी, 4 ऑप्शन। दूसरी घटना कौन सी है? 3 ऑप्शन। तीसरी है 1 और चौथा है दोस्तों 2। तो 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के खिलाफ दोस्तों मुकदमा था। अब बताइए क्लास आपको कैसी लगी? अच्छा, एक सवाल और, रक्त परिसंचरण जो तंत्र है इसकी खोज किसने की? तो ध्यान रखना, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है, कौन सा? जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है, इसके दोस्तों जो खोज है वो की गई किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा की गई। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 टेंसले, तो ध्यान रखना इकोसिस्टम जो है ये दोस्तों शब्द किसका है? पारितंत्र। इसे क्या बोलते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ये शब्द ध्यान रखिएगा, टेंसले। किसका है? टेंसले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉरलैंडस्टीनर। क्या? कॉरलैंडस्टीनर। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों, क्या ब्लड ग्रुप जो है ये किसने दिया है? कॉरलैंडस्टीनर ने दिया। लेकिन अगर पूछे आपसे RH फैक्टर जो है इसकी खोज किसने की है? वीनर। किसने की दोस्तों? वीनर ने इसकी खोज की है। तो कॉरलैंडस्टीनर ने तो ABO ये सिस्टम दोस्तों किसने खोजा? कॉरलैंडस्टीनर ने। इसे कहते हैं ब्लड ग्रुप। क्या? ब्लड ग्रुप है। और RH फैक्टर जो है ये दोस्तों आपके वीनर ने खोजा। रॉबर्ट हुक दोस्तों, कोशिका की जो खोज है, क्या कोशिका की जो खोज है वो की गई दोस्तों किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विलियम हार्वे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया। ये दोस्तों
कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो नोट करना, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है कि भाई कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए दो सवाल बनते हैं, ये मैंने जानबूझकर दोस्तों सवाल दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं ऑप्शन नहीं रखूं, क्या ऑप्शन नहीं रखूं, तो आप बिल्कुल आसानी से बताओगे, क्योंकि आप क्या है सवाल को ढंग से पढ़ोगे। जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आप ये ऑप्शन नंबर जो ए है मरकरी, इसमें दोस्तों खो जाओगे। तो ध्यान रखना मरकरी इसका आंसर नहीं है मेरे दोस्त। मरकरी जो है इसको छाप लेना दोस्त। मरकरी जिसे Hg कहते हैं, इसे पारा भी कहते हैं दोस्तों, ये धातु है। क्या है? ये धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैंने सवाल पूछा अधातु, तो ध्यान रखिएगा अधातु दोस्तों कौन सा है? यह है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन है। कैडमियम की अगर पूछे आपसे कैडमियम से संबंधित कौन सा रोग है, तो लिखना दोस्तों इटाई रोग। कौन सा है? इटाई रोग का संबंध कैडमियम से। मरकरी से संबंधित कौन सा रोग है? मिनी माता रोग। कौन सा है? मिनी माता जो रोग है इसका संबंध दोस्तों मरकरी। और जो आयरन है, अगर मैं बात करूं दोस्तों आयरन, तो ये लोहा है, क्या जो लोहा है जिसे दोस्तों फेरस कहते हैं, ये किसमें होता है? हीमोग्लोबिन। किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों क्या? लोहा। क्या? लोहा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो सी है, ये दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। पहले बताओ क्लास कैसी लगी आपको? मैंने आपको मतलब सच में अगर ये क्लास अगर चल गई ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये वो क्लास है जिसको मैं आप चाहो तो अभी 1 घंटा और ले लूँ, है ना। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस क्लास को लेके, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बड़े अच्छे सवाल, बड़े प्यारे सवाल है जो हर बार कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे पेपर के अंदर। करंट की दोस्तों एक सीमा है, क्या उसकी एक सीमा है, लेकिन ये वो सवाल है जो आपको स्टैटिक पोर्शन को मजबूत करेंगे। आपके जो भी एग्जाम होने वाले आप देखना, ये सवाल आपको कहीं ना कहीं दोस्तों दिख ही जाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। मतलब इसमें मुझे थोड़ी मेहनत इसलिए लगी, एक्चुअली में जो क्वेश्चन था उसका एक आंसर था, मैंने बस उसके 4 ऑप्शन बनाए, थोड़ा उसमें 4 ऑप्शन सोचने में थोड़ा टाइम लगा कि भाई कौन सा ऑप्शन दूं जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये दोस्तों थोड़ा समय उसमें लगाए, बाकी ज्यादा मेहनत इसमें नहीं लगी क्लास में। बस मैंने आपको कम समय में 1 घंटे के अंदर जितनी भी मेरी बातें थी ना, जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी आपके सिलेक्शन के लिए, मेरा ज्ञान नहीं आपका सिलेक्शन के लिए, उतनी सारी बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास दोस्तों आपको मजबूत करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भरेगी, और ये जो नाम है ना सपनों की उड़ान या 7 फेरे, केवल दोस्तों आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, वरना मेरा उद्देश्य अंदर क्लास का आप समझते हो, जितना मैं आपको कंटेंट 1 घंटे में दे पाता हूं ना, आप यकीन मानिए दोस्तों इस कंटेंट को 1 घंटे में परोसना ये सबसे बड़ी चुनौती है। कि आपको हर बात में, शायद जब क्लास स्टार्ट होती है ना उसके बाद आप गौर करना, मैं रुकता तभी हूं जब पूरी क्लास समाप्त हो जाती है। बीच में आपने देखा होगा दोस्तों, बीच में ये 1 तारीख वाली फोटो भी आई थी, पर मैंने इसको बीच में नहीं लिया, एक्चुअली में रिकॉर्ड है, माना मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, पर पढ़ाई के बीच में समझौता नहीं होगा ना, ये बात तय है। अब मैं इस पे बात कर सकता हूं आपसे कि 1 जनवरी 2022 को शाम को 7 बजे एक ऐसी क्लास है जिसके लिए मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं। इस क्लास का कंटेंट तैयार करने में 12 महीने की पूरी करंट को मैं तैयार कर रहा हूं, आपके सामने मेरी टीम तैयार कर रही है। और मतलब अगर आपको कुछ देना हो ना मुझे वापस में, तो ये क्लास ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजे। क्या शाम को 7 बजे दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। 1 लाख लाइक जो है इसके पूरे हो चुके हैं, जो आप कर चुके हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो एक दोस्त ने मुझे बनाकर भेजी है वो ये है, देखो इसको एक बार पढ़ना दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको,
दिन बदलेगा महीना बदलेगा, क्या दिन बदलेगा महीना बदलेगा और बदलेगा साल, फी पर आप और हमको बदलना है एक और आंकड़ा और एक और महा रिकॉर्ड। दिन बदलेगा महीना बदलेगा साल बदलेगा और हम दोस्तों मिलकर फिर एक बार इतिहास को बदलेंगे। जितनी मेरे अंदर ऊर्जा होगी ना, आपसे वादा रहा दोस्तों, उतनी ऊर्जा मैं लगा दूंगा। 1 तारीख को आपका प्यार डिसाइड करेगा कि ये जो सपनों की उड़ान जो सीरीज है ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने 1 तारीख को जो मुझे प्यार दिया है, मतलब सच में अगर आप मुझे चाहते हो ना, तो 1 तारीख को शाम को 7 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। और वादा रहा 1 तारीख को मैं आपका इंतजार करूंगा और 2 तारीख से मैं धुआंधार बैटिंग करूंगा आपके बीच में शाम को 7 बजे। क्या शाम को 7 बजे अगर आपने 1 तारीख को मेरा साथ दिया, 1 जनवरी 2022 को, ये मेरा आपसे वादा रहा कि सपनों की जो उड़ान सीरीज है, इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी 15, 20, 25 क्लास इसमें बन सकती हैं, मैं जनवरी में वो सारी क्लास आपके सामने रख दूंगा। ये मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं, यही मेरी मेहनत होगी, यही मेरा सब कुछ होगा। मैं मेहनत के अलावा आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, ये मैं आपको अभी कहता हूं। जो मेरे पास है वो मैं आपको दे सकता हूं और कोशिश भी करता हूं। सपनों की उड़ान की आपने किसी ने डिमांड नहीं की थी, फिर भी मैंने आपके लिए एक सोचा और मैं आपके बीच में लेकर आया। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। कल सुबह 6 बजे मिलूंगा आपसे अपने फूल पत्ती वाले परिवार के अंदर। 1 जनवरी 2022 को शाम को 7 बजे तैयार रहना। एक नया इतिहास। आप मुझे मत बताओ कि फिजिक्स पढ़ाओ या ये पढ़ाओ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना उसे पूरी शिद्दत से पढ़ लो। आप यकीन मानो, जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ लो, बस इतना है, पढ़ लो, बाकी मैं देख लूंगा अपने अनुसार। आप मेरा परिवार हो, ये क्लास नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ये मेरा परिवार है। और मैं कुछ भी हो जाए, मतलब आपके घाटे का कोई भी सौदा नहीं करूंगा, बस आपका प्यार ही तो है जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं ये बात कि आपके घाटे का सौदा नहीं करूंगा, ना करने दूंगा। ये ध्यान रखना, गुणवत्ता और आपका सिलेक्शन, ये दोनों मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक परिवार के लिए यही महत्वपूर्ण होता है। बाकी तो सब दोस्तों बकवास बातें हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। गुणवत्ता और आपकी जो मेहनत है और जो आपका सिलेक्शन है, जो आपके माँ बाप का सपना है, जो पिता की फिक्र को फक्र में बदलने वाली बात है, वो मैं पूरी करूंगा आपके लिए। मैं अपनी तरफ से पसीना, अगर मेरे माथे पर आपको दिख रहा है, अभी मेरा पसीना दिख रहा है ना, आप यकीन रखिए 2 साल से बहा रहा हूं, भविष्य में भी आपके लिए बहाऊंगा। ये वादा आपसे रहा मेरा, ठीक है। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा। मिलता हूं कल सुबह 6 बजे अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। एक काम कीजिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और 1 तारीख की क्लास के लिए आप कितने लोगों को जोड़ने वाले हो, अपना स्टेटस 2 दिन के लिए तो लगा ही सकते हो ना, 2-3 दिन के लिए अपना स्टेटस लगा लीजिए उस क्लास को, जहां भी आपको शेयर करना है कर दीजिए। मतलब जो आप कर सको वो आप कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा पसीना बहाऊंगा, महादेव की सौगंध। जय हिंद, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। ऑल द बेस्ट। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पूरे परिवार का इंतजार करूंगा। जनवरी से दिसंबर तक 2021 का सुपड़ा साहब के लिए तैयार रहिएगा। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे।